Habitats and adaptations। दोस्तों, जैसे हम ह्यूमंस को एक्सट्रीम वेदर से बचने के लिए हीटर या एसी की जरूरत पड़ती है, वैसे ही एनिमल्स के पास भी अपने नेचुरल तरीके होते हैं सरवाइव करने के लिए। आइए इस फ्लो चार्ट को डिटेल में देखते हैं। हाइबरनेशन वर्सेस एस्टिवेशन। सबसे पहले स्लाइड के लेफ्ट साइड पर फोकस करें। यहाँ दो मेन प्रोसेसेस लिखी हैं जो अक्सर एग्जाम्स में कंफ्यूज करती हैं, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। पहला टर्म है हाइबरनेशन। ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा है, विंटर स्लीप। इसका सिंपल मतलब है इनएक्टिविटी ड्यूरिंग विंटर। जब ठंड बहुत बढ़ जाती है तो कुछ एनिमल्स अपनी बॉडी की एनर्जी बचाने के लिए एक गहरी नींद में चले जाते हैं या इनएक्टिव हो जाते हैं। इसे हम हाइबरनेशन कहते हैं। ठीक इसका ऑपोजिट है एस्टिवेशन। ब्रैकेट में लिखा है समर स्लीप। नीचे डेफिनेशन देखिए, इनएक्टिविटी ड्यूरिंग समर। जब गर्मी बहुत एक्सट्रीम हो जाती है और पानी की कमी होने लगती है तो एनिमल्स ड्राई होने से बचने के लिए छुपा जाते हैं और इनएक्टिव हो जाते हैं। इस प्रोसेस को एस्टिवेशन कहते हैं। याद रखने का सिंपल तरीका, हाइबरनेशन में एच नहीं है, पर ये हॉट वेदर में नहीं होता, ये कोल्ड में होता है। और एस्टिवेशन रिलेटेड है एरिड यानी ड्राई या हॉट क्लाइमेट से। अब नीचे इस क्यूट से फ्रॉग मेंढक को देखिए। स्लाइड पर लिखा है एग्जाम्पल, फ्रॉग्स शो बोथ हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है जो बहुत स्मार्ट है। वो एक्सट्रीम विंटर में हाइबरनेशन में चला जाता है, मड के नीचे दबकर, और एक्सट्रीम समर में एस्टिवेशन शो करता है, यानी ये दोनों सीजन्स में सर्वाइव करना जानता है। अब स्लाइड के राइट साइड पर आते हैं। यहाँ दो थोड़े टेक्निकल टर्म्स हैं जो इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़ों से रिलेटेड हैं। पहला पॉइंट है डायापॉज। डेफिनेशन पढ़िए, एन इनएक्टिव स्टेट ऑफ इंसेक्ट्स। जैसे बड़े जानवर हाइबरनेट करते हैं, वैसे ही इंसेक्ट्स एडवर्स कंडीशंस में अपनी ग्रोथ को टेम्पररी रोक देते हैं। वो डेवलप होना बंद कर देते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सकें। इस सस्पेंडेड डेवलपमेंट को हम डायापॉज कहते हैं। लास्ट पॉइंट है स्टेडियम। ये क्रिकेट वाला स्टेडियम नहीं है। बायोलॉजी में इसका मतलब स्लाइड पर दिया है, द गैप बिटवीन टू डायापॉजेज। यानी एक इंसेक्ट की लाइफ में अगर वो दो बार डायापॉज यानी इनएक्टिव स्टेट में जाता है तो उन दो स्टेट्स के बीच का जो टाइम पीरियड या गैप होता है उसे हम स्टेडियम कहते हैं। तो मित्रों, हमने सीखा कि एनिमल्स एक्सट्रीम एनवायरनमेंट से कैसे डील करते हैं। ठंड में सोना यानी हाइबरनेशन, गर्मी में सोना यानी एस्टिवेशन, इंसेक्ट्स की इनएक्टिविटी यानी डायापॉज। आई होप ये स्लाइड अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। aquatic लाइफ क्लासिफिकेशंस। पानी में रहने वाले जीव ऑर्गेनिजम्स सिर्फ फिश नहीं होते, बल्कि उन्हें उनकी मूवमेंट और लोकेशन के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है प्लैंक्टन्स। पॉइंट्स देखिए, लिखा है फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब है ये वो जीव हैं जो अपनी मर्जी से स्विम नहीं कर सकते। सेकेंड लाइन कहती है फ्लोट विद द हेल्प ऑफ करंट्स, यानी पानी की लहरें, वाटर करंट्स जहां जाएंगी ये वहीं बह जाएंगे। ये पैसिव होते हैं क्योंकि इनके पास नो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, यानी इनके पास स्विम करने के लिए फिन्स या हाथ पैर नहीं होते। एग्जाम्पल डायटम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। डायटम्स को चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन भी कहा जाता है क्योंकि समंदर का ज्यादातर खाना यही बनाते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पर आते हैं नेक्टन्स। ये प्लैंक्टन्स का बिल्कुल उल्टा है, ऑपोजिट है। डेफिनेशन पढ़िए, फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिजम्स दैट पोजेस लोकोमोटरी ऑर्गन्स, यानी ये एक्टिव स्विमर्स हैं। ये पानी के बहाव के अगेंस्ट भी स्विम कर सकते हैं क्योंकि इनके पास मूव करने के लिए ऑर्गन्स होते हैं। एग्जाम्पल यहां दिया है डाइनोफ्लैजिलेट्स। नोट, वैसे तो बड़ी फिशेज और वेल्स भी नेक्टन्स होती हैं क्योंकि वो स्विम कर सकती हैं, पर यहां हम स्लाइड के एग्जाम्पल के साथ जाएंगे। तीसरी कैटेगरी थोड़ी यूनिक है, न्यूस्टन्स। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी के अंदर नहीं बल्कि ऊपर रहते हैं। डेफिनेशन देखिए, ऑर्गेनिजम्स फाउंड एट द इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर। इंटरफेस का मतलब है वो लेयर जहां हवा और पानी मिलते हैं, यानी पानी की सतह, सरफेस, ये वहां फ्लोट करते हैं। एग्जाम्पल लार्वे ऑफ मस्कीटोज। आपने अक्सर रुके हुए पानी में मच्छर के लार्वे को ऊपर तैरते हुए देखा होगा, वो न्यूस्टन्स का परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब चलते हैं पानी की गहराई में। फोर्थ पॉइंट है बेंथोस या बेंथिक। लिखा है बॉटम ड्वेलर्स। बॉटम मतलब तलहटी या सी फ्लोर। जो जीव समंदर, नदी या तालाब के बिल्कुल नीचे जमीन सबस्ट्रेट पर रहते हैं या वहां चिपके रहते हैं, उन्हें हम बेंथोस कहते हैं। एग्जाम्पल एम्फियोक्सिस।
इसके अलावा स्टारफिश या क्रैंस भी इस कैटेगरी में आते हैं जो नीचे रहते हैं। लास्ट पॉइंट है पेलाजिक। डेफिनेशन है ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन द ओपन वाटर बॉडी, यानी ना तो ये किनारे पर हैं ना ही नीचे जमीन पर, ये बीच के खुले पानी ओपन वाटर में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल फिशेस, ज्यादातर मछलियां ओपन वाटर में ही घूमती हैं, इसलिए वो पेलाजिक जोन का हिस्सा है। तो दोस्तों, क्विक रिकैप करते हैं। जो बह जाए वो प्लैंकटन, जो स्विम करे वो नेक्टन, जो सरफेस पे हो वो न्यूस्टन, जो बॉटम पे हो वो बेंथोस, और जो ओपन वाटर में हो वो पेलाजिक। आई होप ये क्लासिफिकेशन अब आपको क्लियर है। इस स्लाइड से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं तो इन्हें जरूर नोट कर लीजिए। फीडिंग हैबिट्स। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन फीडिंग हैबिट्स की, यानी ये ऑर्गेनिजम्स खाना कैसे खाते हैं। 1. होलोजोइक। सबसे पहला टाइप है होलोजोइक, ब्रैकेट में लिखा है एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। इसमें 3 मेन स्टेप्स होते हैं जो स्लाइड पर लिखे हैं। इंजेशन यानी खाना निगलना, डाइजेशन यानी पचाना, और इजेशन यानी वेस्ट निकालना। हम ह्यूमंस और ज्यादातर एनिमल्स इसी कैटेगरी में आते हैं। 2. होलोफिटिक। दूसरा है होलोफिटिक, प्लांट लाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिटिक वर्ड का मतलब ही प्लांट से रिलेटेड होता है। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग टाइप है मिक्सोट्रॉफिक। नाम से ही पता चल रहा है ये मिक्स है, बोथ होलोजोइक एंड होलोफिटिक, यानी ये सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करते हैं। जब लाइट मिलती है तो प्लांट बन जाते हैं, जब लाइट नहीं होती तो एनिमल बन जाते हैं। एग्जाम्पल यूग्लेना, इस पर स्टार मार्क लगा लीजिए। स्लाइड पर लिखा है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सवाल बहुत बार एग्जाम्स में आता है। 4. सैप्रोट्रोफिक या डेट्रीवोरस या डीकम्पोजर्स। लास्ट कैटेगरी है सैप्रोट्रोफिक। डेफिनेशन पढ़िए, फीड ऑन डेड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ये हमारे एनवायरनमेंट के सफाई कर्मचारी हैं, क्लीनर्स। ये मरी हुई चीज़ों को खाते हैं और न्यूट्रिएंट्स वापस मिट्टी में मिला देते हैं। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंगाई, अर्थवर्म्स। अर्थवर्म को हम फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं क्योंकि ये मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। अब आते हैं आज के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। ये कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं जो अक्सर एमसीक्यूज में कंफ्यूज करते हैं। 1. सैंग्विवोरस। पहला टर्म है सैंग्विवोरस। लैटिन में सैंग्विस का मतलब होता है ब्लड, तो ये हो गए ब्लड सकिंग एनिमल्स। एग्जाम्पल लीचेस यानी जोंक और वैम्पायर बैट्स। नेक्स्ट है फिल्टर फीडर। ये सिलेक्टिव फीडर्स होते हैं। ये पानी को एक छलनी की तरह फिल्टर करते हैं और उसमें से काम का खाना निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल यूनियो, पैरामीसियम और दुनिया की सबसे बड़ी ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल छोटी मछलियों को पानी से फिल्टर करके खाती है। 3. वोरेशियस। वोरेशियस का मतलब होता है भुक्कड़ या बहुत ज़्यादा खाने वाला, एक्सेसिव फीडर्स। एग्जाम्पल डॉल्फिन, ये अपने साइज के हिसाब से बहुत ज़्यादा फूड कंज्यूम करती हैं। 4. कॉप्रोफैगस। फोर्थ टर्म थोड़ा अजीब लग सकता है, कॉप्रोफैगस। डेफिनेशन देखिए, फीड्स ऑन ओन फीकल मैटर, यानी ये अपना ही वेस्ट वापस खाते हैं ताकि बचे हुए न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट कर सकें। एग्जाम्पल रैबिट, खरगोश और गिनी पिग। 5. लार्विवोरस। नाम से क्लियर है, फीड्स अपॉन लार्वे। एग्जाम्पल गंबूसिया। इस फिश को मस्कीटो फिश भी कहते हैं क्योंकि ये पानी में मच्छर के लार्वे यानी मस्कीटो लार्वे को खा जाती है, इसलिए इसे मलेरिया कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। 6. कैनिबलिज्म। लास्ट टर्म है कैनिबलिज्म, ईटिंग मेंबर्स ऑफ वंस ओन स्पीशीज, यानी अपनी ही प्रजाति को खा जाना। एग्जाम्पल स्कॉर्पियन यानी बिच्छू और स्नेक्स में ये बिहेवियर देखा जाता है, जहां वो अपने बच्चों या साथी को खा जाते हैं। तो दोस्तों, हमने क्लासिफिकेशन से लेकर कैनिबलिज्म तक सब कवर कर लिया। गंबूसिया यानी लार्विवोरस और युग्लेना यानी मिक्सोट्रोफिक वाले एग्जाम्पल्स एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, इन्हें हाईलाइट कर अब लीजिएगा। हम बायोलॉजी का एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है होम्योस्टेसिस एंड रेगुलेशन। सबसे पहले समझते हैं कि होम्योस्टेसिस होता क्या है। स्लाइड में डेफिनेशन देखिए, मेंटेनेंस ऑफ अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट सच एज बॉडी टेम्परेचर एंड फ्लूइड्स। इसका सिंपल मतलब यह है कि बाहर का मौसम कैसा भी हो, ठंड हो या गर्मी, हमारी बॉडी कोशिश करती है कि अंदर का एनवायरनमेंट स्टेबल रहे। हमारा बॉडी टेम्परेचर और फ्लूइड्स का बैलेंस बिगड़ना नहीं चाहिए। एक इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट जो एग्जाम में आ सकता है, ये टर्म किसने दिया था? यहां लिखा है टर्म कॉइन्ड बाय डब्ल्यू कैनन इन 1929। इस नाम और ईयर को जरूर नोट कर लीजिए। अब देखिए, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए बॉडी मेन 2 बड़े काम करती है। थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर कंट्रोल करना। ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर और सॉल्ट बैलेंस करना। और सबसे जरूरी बात, इन सब का मास्टर कंट्रोलर कौन है?
स्लाइड के बॉटम में देखिए, कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। हमारे ब्रेन का ये छोटा सा हिस्सा ही ये सब रेगुलेट करता है। आइए अब थर्मो रेगुलेशन को डिटेल में समझते हैं। इस बेसिस पर एनिमल्स को दो ग्रुप्स में बांटा गया है। लेफ्ट साइड देखिए, होमोथर्मिक, जिन्हें हम कॉमनली वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। इनकी खासियत क्या है? पॉइंट 1, एनिमल्स विथ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, मतलब चाहे बाहर बर्फ गिर रही हो या तेज धूप हो, इनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स रहता है। एग्जाम्पल्स हैं बर्ड्स एंड मैमल्स। जैसे हम ह्यूमंस, हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है यूजुअली। अब राइट साइड देखिए, पॉइकिलोथर्मिक, ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इनका सिस्टम अलग है। पॉइंट 1, एनिमल्स विथ वेरिएबल बॉडी टेम्परेचर और डोंट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। पॉइंट 2, टेम्परेचर चेंजेस विद सराउंडिंग्स, मतलब अगर बाहर ठंड है तो इनकी बॉडी ठंडी पड़ जाएगी, अगर गर्मी चाहिए तो इन्हें धूप में जाना पड़ेगा। इसके एग्जाम्पल्स हैं फिशेज, एम्फिबियंस जैसे फ्रॉग और रेप्टाइल्स जैसे स्नेक्स। टेम्परेचर के बाद अब बात करते हैं पानी और सॉल्ट्स के बैलेंस की, जिसे हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। यहाँ भी ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं। लेफ्ट साइड, ऑस्मो रेगुलेटर्स। रेगुलेटर का मतलब ही है कंट्रोल करना। इनका फीचर है कांस्टेंट ऑस्मोलैरिटी, मतलब डजंट चेंज विद सराउंडिंग्स। बाहर पानी कितना भी खारा यानी सॉल्टी या मीठा हो, ये अपनी बॉडी के अंदर सॉल्ट और वाटर का लेवल स्ट्रिक्ट मेंटेन करते हैं। एग्जाम्पल्स फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स और ऑल नॉन मरीन वर्टिब्रेट्स, यानी वो जानवर जो समंदर में नहीं रहते। राइट साइड, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। कन्फॉर्म करने का मतलब है एडजस्ट कर लेना। इनका फीचर है वेरिएबल ऑस्मोलैरिटी, मतलब वेरीज विद सराउंडिंग्स। जैसा बाहर का पानी वैसा ही इनके अंदर का फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है। ये फाइट नहीं करते, एडजस्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं मरीन इनवर्टिब्रेट्स, शार्क्स और हैगफिश। तो मित्रों, ये था होम्योस्टेसिस का ओवरव्यू। हमने देखा कैसे बॉडी टेम्परेचर और वाटर बैलेंस मेंटेन करती है ताकि लाइफ स्मूथली चलती रहे। मेक श्योर आप एग्जाम्पल्स अच्छे से याद करें। अब हम समझेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन बायोलॉजी और ये भी देखेंगे कि हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है। लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन बायोलॉजी। सबसे पहले देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है? एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक्सप्लेनेशन, इसका मतलब बहुत सिंपल है बच्चों। इस यूनिवर्स में एनर्जी कांस्टेंट है। आप एनर्जी को नया बना नहीं सकते और ना ही उसे पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। एनर्जी बस अपना रूप बदलती है, चेंजेस इट्स फॉर्म। एग्जाम्पल, जैसे जब आप खाना खाते हैं तो फूड में केमिकल एनर्जी होती है। जब आप उस एनर्जी को यूज करके भागते हैं, रन करते हैं, तो वही केमिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। एनर्जी खत्म नहीं हुई, बस ट्रांसफर हुई। अब आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर। यह थोड़ा ट्रिकी है, पर ध्यान से सुनिए। लिखा है, ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन द अमाउंट ऑफ यूजफुल एनर्जी डिक्रीजेस। एक्सप्लेनेशन, देखिए, फर्स्ट लॉ ने कहा एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, लेकिन सेकेंड लॉ कहता है कि जब भी ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वो 100% एफिशिएंट नहीं होता। कुछ एनर्जी हमेशा वेस्ट हो जाती है, मोस्टली हीट के फॉर्म में, जिसे हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, वही रनिंग वाला एग्जाम्पल लीजिए। जब आप भागते हैं तो केमिकल एनर्जी काइनेटिक में बदलती है, लेकिन साथ ही साथ आपकी बॉडी गर्म भी होती है। वो हीट एनर्जी एटमॉस्फेयर में चली गई, वो अब आपके भागने के काम नहीं आएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि यूजफुल एनर्जी कम हो गई। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन बायोलॉजी। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। यह बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है स्टूडेंट्स। एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है कि बॉडी के किस पार्ट में कौन सी एनर्जी कन्वर्जन हो रही है। एक एक करके देखते हैं। रो नंबर 1, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। सबसे पहले है केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। ये कहाँ होता है? अकर्स इन नर्व सेल्स एंड द रेटिना। हमारा ब्रेन और नर्व्स इलेक्ट्रिसिटी पर काम करते हैं, नर्व इंपल्सेस। नर्व्स के अंदर जो आयंस यानी केमिकल्स होते हैं, उनकी मूवमेंट से इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनता है। तो यहाँ केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिकल में। राइट साइड में देखिए, साउंड टू इलेक्ट्रिकल। ये होता है हमारे ईयर यानी कान में। जब हम कुछ सुनते हैं तो साउंड वेव्स हमारे ईयर ड्रम से टकराती हैं और फाइनली हमारी इनर ईयर की नर्व्स उन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलकर ब्रेन तक भेजती हैं। नेक्स्ट है लाइट टू इलेक्ट्रिकल। लिखा है अकर्स इन द रेटिना आई।
जब लाइट हमारी आंखों रेटिना पर पड़ती है तो वहां स्पेशल सेल्स होते हैं जो इस लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं और सीधा इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाते हैं ताकि ब्रेन इमेज देख सके। ये वाला मेरा फेवरेट है, केमिकल टू लाइट। एग्जाम्पल दिया है बायोल्यूमिनेसेंस। आपने जुगनू फायरफ्लाई देखा है? वो बिना बैटरी के कैसे चमकता है? उसकी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होती है जो सीधा लाइट प्रोड्यूस करती है। इसे ही बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। अब आते हैं मसल्स पर। केमिकल टू मैकेनिकल अकर्स इन मसल्स। जब आप जिम करते हैं या कोई चीज उठाते हैं तो आपकी मसल्स में जो एटीपी केमिकल एनर्जी है वो ब्रेक होता है और मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। मैकेनिकल वर्क। सिंपल। राइट साइड में देखिए, काइनेटिक टू हीट। प्रोसेस का नाम है इम्बिबिशन। इसको ध्यान से समझिए। जब सूखे बीज पानी में डाले जाते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल्स तेजी से काइनेटिक एनर्जी के साथ सीड्स के अंदर घुसते हैं और वहां जाकर अचानक रुक जाते हैं। इस प्रोसेस में काइनेटिक एनर्जी हीट में बदल जाती है। अगर आप भीगो हुए सीड्स के पानी को टच करेंगे तो वो हल्का गर्म फील होगा। और लास्ट वाला है केमिकल टू ऑस्मोटिक। अकर्स इन द किडनी। हमारी किडनीज को खून साफ यानी फिल्टर करने के लिए एनर्जी लगती है। वहां सब्सटेंसेस को कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव कराया जाता है, जिसे हम ऑस्मोटिक वर्क कहते हैं। यहां भी बॉडी की केमिकल एनर्जी एटीपी यूज होती है। तो दोस्तों, हमने देखा कि बायोलॉजी सिर्फ ऑर्गन्स के बारे में नहीं है, बल्कि उसमें फिजिक्स के लॉज, एनर्जी कंजर्वेशन और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लगातार काम कर रहे हैं। आई होप ये एग्जाम्पल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बना लीजिए, ये रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा। थर्मोडायनामिक्स के बाद अब हम बायोलॉजी के केमिकल एस्पेक्ट को समझेंगे। बायोलॉजी में जो भी रिएक्शंस होती हैं, उन्हें समझने के लिए आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का फर्क पता होना चाहिए। चलिए इस टेबल को देखते हैं। ये आपका मास्टर शीट है। अगर आपने ये याद कर लिया तो आगे की बायोकेमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी। सबसे पहला पॉइंट है हाइड्रोजन आयंस के लिए। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन कम हो जाता है। वहीं रिडक्शन में क्या होता है? गेन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन का। ये तो नाम से ही क्लियर है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का आना, यानी गेन या इंक्रीजेस, और रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का चले जाना, यानी लॉस या डिक्रीजेस। अब फिजिक्स के लेवल पर देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स। याद रखिए, OIRG, ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, और जब इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज चला जाएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा, यानी इंक्रीजेस। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है और इलेक्ट्रॉन के आने से ऑक्सीडेशन नंबर घट जाएगा, यानी डिक्रीजेस। अब थियरी तो पढ़ ली, अब इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं बायोलॉजी में। इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। ये सॉइल बैक्टीरिया करते हैं। इस रिएक्शन की चेन या सीक्वेंस को देखिए। स्टार्ट में हमारे पास अमोनियम आयन NH4+ है। बैक्टीरिया आए, कौन से? नाइट्रोसमोनस और नाइट्रोकॉकस। इन्होंने अमोनियम को कन्वर्ट किया नाइट्राइट आयन NO2- में। कॉन्सेप्ट चेक। पहले ऑक्सीजन नहीं था, अब ऑक्सीजन आ गया, O2। ऑक्सीजन का ऐड होना क्या है? ऑक्सीडेशन, करेक्ट? अब आगे देखिए, नाइट्राइट NO2- पर एक और बैक्टीरिया एक्ट करता है, नाइट्रोबैक्टर, और ये बन जाता है नाइट्रेट आयन NO3-। कॉन्सेप्ट चेक। पहले 2 ऑक्सीजन थे, अब 3 हो गए, फिर से ऑक्सीजन ऐड हुआ। तो दोस्तों, नाइट्रिफिकेशन पूरी तरह से एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। एग्जाम्पल्स ऑफ रिडक्शन। अब रिडक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है N2 फिक्सेशन। यहां देखिए, लेफ्ट साइड में है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2। एरो के राइट साइड में बन गया अमोनिया NH3। यहां क्या चेंज आया? नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, ऐड हो गया। और हमारे टेबल ने क्या कहा था? गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। इसलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन एक रिडक्शन प्रोसेस है। रीडॉक्स रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड पर, फोटोसिंथेसिस। इसे हम रीडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चलते हैं। पहले ऊपर लिखे हुए पॉइंट्स नोट कीजिए। एनाबॉलिक प्रोसेस,
यानी कुछ बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। एंडोथर्मिक या एंडागोनिक, इसमें एनर्जी लगती है, सनलाइट। अपहिल रिएक्शन, लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ जाना। अब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को ध्यान से देखिए। यहां दो पार्ट्स हैं। वाटर, H2O का हिस्सा देखिए, लोअर एरो। पानी टूटता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। यहां हाइड्रोजन का लॉस हुआ है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स ऑक्सीडेशन। ये प्रोसेस लाइट रिएक्शन कहलाता है और ये क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का हिस्सा देखिए, अपर एरो। CO2 हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है और कार्बोहाइड्रेट CH2ON बनाता है। हाइड्रोजन का ऐड होना मतलब रिडक्शन। ये प्रोसेस डार्क रिएक्शन कहलाता है और ये स्ट्रोमा में होता है। तो एग्जाम में अगर कोई पूछे कि फोटोसिंथेसिस में क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्या रिड्यूस, तो आंसर है वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है और CO2 रिड्यूस हो रहा है। आई होप अब आपको बायोलॉजी में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानना आ गया होगा। इन बैक्टीरिया के नाम नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोबैक्टर और फोटोसिंथेसिस की लोकेशंस ग्राना वर्सेस स्ट्रोमा जरूर याद रखिएगा।